कारवां आज पहुंचा है बांदा जनपद के कनवारा गांव में। 75 जिलों की इस कवरेज में ये 19वां पड़ाव है। इस कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक और कृषि से जुड़े हुए अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने किसानों को खेती से जुड़ी हुई बारीकियां बताए, नई तकनीकों से भी अवगत कराया। पूरे दिन किसानों ने क्या कुछ सीखा, किस तरीके से अपना किसान तक के साथ अनुभव साझा किया, आइए हम बताते हैं। किसान कारवा के इस कार्यक्रम में पहले चरण में केवी के बांदा की विशेषज्ञ डॉक्टर प्रज्ञा ओझा ने बुंदेलखंड की धरती में मोटे अनाज की अपार संभावनाओं के बारे में किसानों को बताया। हमारे समाज के जो भी लोग हैं, अन्य वर्गों के, सबको जागरूक करने का कार्य हमारी सरकार कर रही थी। मोदी जी ने इसको नाम दिया श्री अन्न का। श्री अन्न जो कहीं ना कहीं कि अगर हम बात करते हैं तो मोटा अनाज का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। जो धान गेहूं हम क्यों लेते हैं अपने डाइट में, वो इसलिए है कि धान गेहूं की का प्रसंस्करण बहुत इजी है, आसान है हमारे महिलाओं के लिए, क्योंकि रसोई में किसान कितने ऐसे हैं जो घर में खाना बनाते हैं? कोई है ऐसा? 1, 2, 3 महिलाओं की तो बात ही नहीं हो रही, महिलाएं तो हैं ही इसमें। कुछ ही ऐसे किसान या पुरुष होंगे जो अपने घरों में खाना बनाने का कार्य करते होंगे। कभी कभी बना लिया शौकिया तौर पे, लेकिन घर की जो रसोई की जिम्मेदारी है वो हमारी महिलाओं तक ही रहती है। मोटा अनाज का हमारे भोजन से हटना और धान गेहूं का सम्मिलित होना, वह यही कारण रहा है कि इसका प्रसंस्करण आसान था। आप गेहूं का आटा सान करके रख दीजिए, गूंथ करके रख दीजिए, फ्रिज में रख देंगे तो अगले दिन भी आप काम कर सकेंगे, उसमें रोटी आसानी से बन जाएगी। लेकिन वही हमारी महिलाओं को या घर के अन्य व्यक्तियों को जब मोटा अनाज का आटा साना हुआ, गूंथा हुआ रखा हुआ है और उसे जब बनाना पड़ता है वापस, तो वो कठिन होता है, क्योंकि उसकी जो रोटी बनेगी वो साधारण नहीं बनती है, वो टूटने लगती है, आसानी से नहीं बनती है। तो लोगों ने जो अपने आहार से मोटा अनाज या श्री अन्न को हटाया है और उसकी जगह अन्य फसलें लाई है, वह सिर्फ आसानी की वजह से। लेकिन अगर इसके पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्वों में यह धान गेहूं से काफी ऊपर है। इसके बाद वैज्ञानिक डॉक्टर दीक्षा पटेल ने किसानों को एफपीओ के बारे में जानकारी दी। अगर हम औसत आय की बात करें ना, किसानों की, हम बोलते हैं ना किसान बहुत गरीब है, उनकी आय नहीं है, तो उसके आंकड़े अगर हमने देखे हैं तो हमारे भारतवर्ष का जो किसान है उसकी लगभग 10,000 रुपए प्रति माह आय है, और अपने उत्तर प्रदेश का जो किसान है तो उसकी 8,016 रुपए आय है। और अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो वो तो और कम होगी, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में तो हम मतलब ज्यादा ये देखिए कि खरीफ तो पूरा कोई फसल होती ही नहीं है। खरीफ में जो रबी सीजन होता है उस पर ही हम आधारित हैं, है ना। तो जहाँ पानी है वहाँ तो धान आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पानी की समस्या है, जहाँ पानी नहीं है, तो वहाँ पे आपका पूरा पलटी जाता है। मतलब ये मानिए बुंदेलखंड का 60% पलटी जाता है। और तिल की फसल भी अगर हम करते हैं तो वो अत्याधिक वर्षा के कारण खराब भी होती है। तिल की बहुत नुकसान वाली फसल, नुकसान होता है। तो ये मानिए कि हमारा बुंदेलखंड का जो किसान है वो सिर्फ रबी की फसल ही ले पाता है, तो हमारी जो आय है वो भी कम होगी। तो जितना भी अगर हमारे पास है उसको हम अच्छे से अगर हम बेचने का व्यवस्था कर सकें तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। तो कृषक उत्पादक संगठन एक ऐसा समूह होता है जो किसान भाई, एक ही तरह के जो किसान भाई रहते हैं, वो मिलकर एक समूह बनाते हैं जिसमें न्यूनतम 10 और अधिकतम कितने भी हो सकते, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। तो वो एक आपको पंजीकृत करना होता है। कार्यक्रम में बांदा जनपद के डिप्टी डायरेक्टर कृषि अभय कुमार यादव ने भी फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया और इसके लाभ के बारे में बताया। कृषि इस समय बहुत ही अगर देखा जाए तो कृषि एक जीवन पद्धति है, मतलब कि इसका विषय बहुत व्यापक है। दूसरा हमारा जो है पशुधन है, पशु हमारा धन है। तो अगर आप देखते होंगे इसमें कृषि और पशुधन दो बहुत ही सरकार के मुख्य एजेंडे में है, बहुत ही लाइमलाइट में है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले शायद रहा है।
अब ये इस बीच में जब से मेरी कह लीजिए कि ये योगी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है, इन्होंने कृषि को बहुत हाईलाइट किया है, साथ ही पशुधन को बहुत ही मेन फोकल पॉइंट में रखा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो 60% लोगों का जो जीवन यापन है, जो उनकी आजीविका है, वो कहीं ना कहीं से कृषि पर निर्भर है। और अभी भी जो हमारा जो जीडीपी में कृषि और इस संबद्ध क्षेत्रों का जो योगदान है वो लगभग 18% है। पहले से कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ही एक बड़ा तबका उसका जीवन का जो उसका लाइफ स्टाइल है, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं कृषि पर निर्भर है। और कृषि की अगर आए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर से कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई जब देखते हैं जिस समय बरसात का समय चलता है, कृषकों की हमारी आमदनी कम हो जाती है, बच्चों थोड़ा शांत रहो, कृषकों की आय थोड़ा कम होती है, तो आप देखते होंगे कि मार्केट में जो लोग विक्रेता हैं वो बैठे रहते हैं कि कोई किसान भाई आए, कुछ खरीदे, खाद खरीदे, बीज खरीदे, प्लस और सारे कपड़े लत्ते, जो तमाम सारे जो आवश्यकता की चीज़ें हैं खरीदें। जिस समय हमारे किसानों का इनकम कम होता है उस समय मार्केट में कभी बूम नहीं होता, कभी मार्केट चढ़ता नहीं है, मार्केट बहुत डाउन होता है। लेकिन जिस समय पैदावार बहुत अच्छी होती है, किसानों के चेहरे पर खुशहाली होती है, तो शायद उसकी परछाई हमारे तमाम सारे व्यवसायियों को जाता है। चौथे चरण में जिला कृषि अधिकारी संजय कुमार ने किसानों को सलाह दी कि वे खेती में हर फैसला सोच समझकर करें। हम कितना भी अपनी खेती में सिंचाई कर लें, कितनी भी खाद डाल लें, कितनी भी जुताई कर लें, लेकिन अगर अच्छे बीज का प्रयोग हमने नहीं किया तो फिर उससे अच्छा पौधा नहीं उगेगा, उसकी बढ़वार अच्छी नहीं होगी, उसमें फलत अच्छी नहीं आएगी, और जब फलत अच्छी नहीं आएगी तो फिर हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। तो हमें अच्छा बीज ही प्रयोग करना है। हर बार हमें ये ध्यान रखना है कि जो बीज का प्रयोग करें उसका हम चुनाव बहुत ढंग से करें। आप हमारे सरकारी राजकीय बीज भंडार हैं, पूरे जिले में 9 जगह 9 ब्लॉक 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक में हमारे बीज भंडार है और एक अतर्रा में एक्स्ट्रा बीज भंडार है। तो वहाँ से आप बीज ले सकते हैं और 50% की छूट पे बीज मिलता है। तो अच्छी एकदम नई वैरायटी का बीज होता है, अच्छी क्वालिटी का बीज है, प्रमाणित बीज है, उसको उगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको आधे दामों पर भी मिलेगा और आपकी फसल अच्छी होगी। दूसरा, अगर वहाँ से नहीं ले सकते हैं तो प्राइवेट में भी बहुत सारे दुकानदार हैं, वहाँ से अच्छा बीज ले सकते हैं। इसके बाद बांदा कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर जगन्नाथ पाठक ने प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की। आजकल हर घर में अस्वस्थ आदमी है, क्योंकि हर खेत अस्वस्थ हो रहा है, और इसीलिए मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर के हमने इस ग्राम में एक परियोजना भी चलाई है, प्राकृतिक कृषि। कुछ हमारे यहाँ पर लाभान्वित किसान बैठे हुए हैं जिनके यहाँ हमने प्रयोग परीक्षण शुरू किया है। सरसों और चना इस रबी मौसम में, उड़द और तिल खरीफ मौसम में, और उसमें प्राकृतिक खेती के जो अब घटक हैं उसमें जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, निमास, ऐसे सब का प्रयोग किया जाएगा। आपके गांव में अभी हमने जीवामृत बनवाया भी है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे शायद। किसके यहाँ बना जीवामृत? हाथ उठाइए। ये किसान भाई लाभान्वित हैं हमारी परियोजना से, और भविष्य में उसके दूरगामी अच्छे परिणाम आएंगे। और उस परियोजना का जो उद्देश्य है वो मिट्टी को स्वस्थ करना है, क्योंकि जितनी भी बातें होती हैं वो मिट्टी के बगैर कृषि में कुछ भी संभव नहीं है। पशुपालन विभाग के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश ने भी मंच संभाला और रेबीज से बचाव के उपाय बताए। समस्या है कि ये रेबीज बीमारी आती कहाँ से है, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि रेबीज बीमारी जैसे कि एक पशु से एक कुत्ते से ही फैलती है। इसलिए कभी आपको शंका लगे कि किसी कुत्ते में रेबीज बीमारी है या उस बीमारी से कोई गाय भैंस मरा है, तो उसको तुरंत जो है गड्ढे में जो है अच्छी तरह से डिस्पोज करा दें। ये डिस्पोज करा देंगे तो वो बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्योंकि जब मान लीजिए कोई कुत्ता आप उसको मार डाले और कोई गाय भैंस उससे मरी और उस पशु ने किसी कुत्ते ने उसको मीट को खा लिया, तब वह दूसरे कुत्तों का फैलाता है। इसी प्रकार ये साइकिल चलती रहती है।
इसलिए इसमें सबका मतलब यदि आपको लगता है कि ये कोई बीमारी है जिसके कारण हमारे गाय भैंस मर गई है रेबीज बीमारी से, तो उसको निश्चित रूप से दफना दीजिए। इससे आप लोग बहुत ही लोगों का कल्याण करेंगे, बहुत से पशुओं के, बहुत से मनुष्यों का। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसमें कुछ नहीं करना है। हर आदमी जानता है कि इस कुत्ते में है, कई लोग नोन मिल के मारा है, या उस कुत्ते ने किस मतलब पशु को मारा है, बीमारी से मर गया है। तो आप निश्चित रूप से अपने मतलब गांव के लिए ये बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं कि उसको जो है निश्चित रूप से दफनवा देंगे। ये कहीं नहीं दफनवा देंगे तो इस टेम्परेचर पर जो ठंडी का मौसम है वो कम से कम पशु ये मतलब कि जो कीटाणु होता है 10 दिन तक जिंदा रहता है, और जो भी कुत्ता खाएगा वो दूसरे कुत्ते में फैलेगा, तीसरे कुत्ते में फैलेगा और बीमारी फैलती रहेगी। इसमें बहुत मतलब कि जो है नुकसान होता है। इसके बाद मंच पर आए जादूगर सलमान। उन्होंने किसानों को सरकार की योजनाओं से जुड़े रहने के फायदे दिलचस्प अंदाज में बताए। आखिरी चरण में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। किसानों को 500-500 रुपए के 10 पुरस्कार दिए गए। इसके अलावा पहला पुरस्कार जो 3000 रुपए का था वो मिला गांव की महिला किसान रजनी को, और दूसरा पुरस्कार 2000 रुपए का किसान दाताराम ने जीता। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।